मसला मैं समझता हूँ कि आज शायद हर घर में और वो शुगर का है। एब्सोल्युटली। क्या ये रिवर्स हो सकती है? डायबिटीज का रिवर्सल भी पॉसिबल है। डायबिटीज का रिवर्सल एलोपैथी में नहीं है। कैसे रिवर्स करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है? लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको रात को जल्दी सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि नाश्ता स्किप कर देना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट करती हूँ। ब्लड प्रेशर पे इसका भी डाइट के साथ ताल्लुक होता है? बहुत एब्सोल्युटली ताल्लुक होता है। ब्लड प्रेशर आपके पास जेनेटिक भी होता है। क्या बगैर गोली के हम ब्लड प्रेशर को अपने को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? मैं डेली बेसिस पर कर रही हूँ और ये बहुत गलत बात है कि आप डायरेक्ट जाके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। याद रखें, जो आपका डॉक्टर आपके साथ सिंसियर होगा वो कभी भी आपको डायरेक्ट एलोपैथी के ऊपर नहीं डालेगा। पीसीओएस के बारे में कहा कि इसको भी क्योर किया जा सकता है और बगैर मेडिसिन के किया जा सकता है। वजूहात और क्योर करने का तरीका। पीसीओएस की सारी गेम क्या है कि आपने इस एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल को नीचे लेके आना है। इसके लिए भी कोई प्रोडक्ट है? आप मेरा पूरा एक पीसीओएस पैकेज है जिसमें मेरा एक प्रोडक्ट है हार्मोलेंस। कितना अरसा इस्तेमाल करना? सारी जिंदगी करें, 13 साल से बच्ची तक के, 80 साल से औरत तक की। वेरी गुड। और ये सारी फॉर्मुलेशन और प्रोडक्शन ये कैसे होती है? ये सारी चितन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से होती है। समटाइम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो वो बड़ा कीन होके पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती आपको? अगर आपका गट खराब है तो आपका दिमाग खराब है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस अभी मैं आपको बताऊं, इसका मैं जरा डिटेल में जवाब दूंगी। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं? अक्सर लोग समझते हैं कि ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल आपके पास इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपकी डाइट में फैट ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल मोस्टली आपका इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपकी डाइट में शुगर ज्यादा होती है। डाइट भी कर रहे हो तो कहते हैं सिर्फ जर्दी निकाल दें, सिर्फ आप सफेदी खाएं। बिल्कुल गलत कहते हैं। और जो डॉक्टर्स ये कहते हैं खुदा के लिए किताबें पढ़े। मोटापे की वजूहात और डाइट प्लान जो जेनेरिक सब इस्तेमाल कर सके। मोटापे की बहुत सारी वजूहात है। छोटी छोटी चीजें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम अपनी खाने में शामिल कर लें। और ये चीजें जैसे कि मेमोरी शार्प करना चाह रहे हैं, मेमोरी शार्प करना चाह रहे हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक होने डाइट। मसल्स हेल्थ के लिए खासकर अगर आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मैग्नीशियम का रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। अगर आपको बहुत क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, इम्यूनिटी अगर आप अपनी बूस्ट करना चाह रहे हैं, प्लेट एक रेनबो की तरह देखनी चाहिए। कभी आपने आसमान में रेनबो को देखा है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए कोशिश करें कि आप विटामिन डी का सिंथेटिक सप्लीमेंट, दिल को मजबूत करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहें। कोल्ड ड्रिंक कितनी नुकसानदेह होती है? कोल्ड ड्रिंक का ग्लास जहां पे भी देखें उसको आप जहर समझे और उसको हाथ ना लगाएं। फ्रेश जूस है वो शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। डू यू एग्री? बात डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा अच्छी की है क्योंकि मैं फ्रेश जूस के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। ऐड चलते हैं ना, चेहरा शादाब और वो सारा, कैसे करना है ये सब? इसको आप जेनेरिक नहीं कर सकते। रमजान आ रहा है, ठंडा पानी कितना नुकसानदेह है? मैं तो ठंडे पानी के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। खाना पकाने के लिए भी कहेंगे कि मिट्टी की हांडी होनी चाहिए। नॉन स्टिक को तो हाथ ना लगाएं, उसमें बिस्फेनॉल ए होता है जो कैंसर कॉजिंग केमिकल है आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ आज बड़ी शानदार मेहमान मौजूद हैं और मेरा इनसे रब्ता होने में थोड़ा डिले मेरी, मैं समझता हूँ, कोताही है कि मेरे लिंक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मेरा रब्ता हो सका। लेकिन जैसे ही रब्ता हुआ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि फौरी तौर पे इन्होंने मुझे वक्त दिया। डॉक्टर सहर चावला, होलिस्टिक एक्सपर्ट, हेल्थ कोच हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत शानदार काम कर रही हैं। इनकी अगर आप वीडियोज़ देखें, और मैं ऐसे लोगों को हमेशा से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो लोग जो 50-50 हज़ार रुपये फीस लेके अपने क्लिनिक के ऊपर गाइडलाइंस दे सकते हैं, उन्होंने जब अपने आप को फ्री कर दिया होता है इस सूरत में कि उनकी वीडियोस के ज़रिए लाखों नहीं करोड़ों लोग फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सदका जारिया है इनके लिए जो आने वाली नस्लों तक भी इनको फ़ायदा पहुँचाता रहेगा इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। छोटे छोटे जो मसाइल हैं सेहत के, छोटे मसाइल से लेकर बड़े मसाइल तक, वो सारे के सारे बता रही हैं। इनका अपना जो ब्रांड है होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, बहुत शानदार उसकी परफॉर्मेंस है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, शुगर, हार्मोन के इशू, इन तमाम चीज़ों पे मैं चाहूँगा, डाइट कौन सी लेनी चाहिए जो सेहत के लिए अच्छी है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम पूछेंगे। मैं थोड़ा सा इब्तदाइया कम करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहिबा को सुन सके। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और बहुत शुक्रिया इतने वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। अच्छा, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जो मसला मैं समझता हूं कि आज शायद हर घर में और वो शुगर का है। एब्सोल्युटली। और क्या ये रिवर्स हो सकती है? होने की वजूहात क्या है? और बगैर दवाई के इसको कंट्रोल किया जा सकता? अच्छा जी, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डायबिटीज का इलाज ही नहीं है एलोपैथी में। डायबिटीज का जितना भी इलाज हो रहा है एलोपैथी से यानी मेडिसिन से, उसमें से ब्लड के शुगर लेवल्स नीचे लेके जाए जा रहे हैं। डायबिटीज को रिवर्स तो नहीं किया जा रहा ना। आज तक आप में से किसी ने सुना है कि ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन ले लेके एक दिन किसी का डायबिटीज खत्म हो गया और उसको उससे निजात मिल गई? जब भी सुना होगा, यही सुना होगा कि किसी ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, डाइट चेंज की, हर्बल रेमेडीज
इंक्लूड किया और उसका जिस्म इस बीमारी से पाक हो गया। कभी दवाइयाँ डिजाइन ही इसलिए की गई हैं, आई एम सो सॉरी टू से बहुत बड़ी बात करने लगी हूँ, ताकि आप हमेशा दवाइयों पर डिपेंडेंट रहें और जितनी देर आप दवाइयाँ लेते रहें उतनी देर ही आप ठीक रहें। तो ये तो इलाज ना हुआ। इलाज की एक मुद्दत होती है। मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको ये कहती हूँ कि जी अच्छा डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं हम तो हमेशा आपके पास आएंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे, इसका मतलब है मैं आपको ठीक ही नहीं कर पाऊंगी। एक दिन आपका इलाज खत्म होगा और आपका इलाज खत्म होकर आप चले जाएंगे और फिर कोई और पेशेंट आएगा। तो इस बात से मैं ये बात करूंगी कि डायबिटीज का रिवर्सल भी पॉसिबल है। डायबिटीज का रिवर्सल एलोपैथी में नहीं है। और डायबिटीज दो टाइप्स की होती है, एक टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 ज्यादा चैलेंजिंग होती है, जिसके रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 वाली जो जवानों में होती है आपके पास, जिसको मोडी कहा जाता है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, जुवेनाइल भी कहा जाता है, जिसमें आपके जो पेंक्रियास होता है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता तो बाहर से लेना होता है, उसका रिवर्सल मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो डायबिटीज टाइप 2 है इसका 100% रिवर्सल पॉसिबल है, जो आपको लेटर इन लाइफ होती है, आपकी हैबिट्स की वजह से, आपकी डाइट चेंजेस की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपका इम्यून सिस्टम खराब उस वजह से, या कुछ जेनेटिक फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको आप 100% रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है जिससे, और आपने कहा है कि टाइप 1 मुश्किल होती है, लेकिन क्या वो भी रिवर्स हो जाती है? वेरी फ्यू चांसेस टाइप 1 के रिवर्सल के। वो इसलिए बिकॉज टाइप 1 में आपके पास जो आपका ऑर्गन होता है पेंक्रियास, उसमें दो तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल आपके पास नॉर्मली हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का काम होता है जब हम खाना खाएं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को ठिकाने लगाना। जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होती है मोस्टली उनमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है बीटा सेल की, यानी जिस्म का अपना ही इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाले सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब जब सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका रिवर्सल थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से वो फॉर लॉन्ग इंसुलिन पर डिपेंडेंट होते हैं। मगर डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज टाइप 1 से होने वाले प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स की शिद्दत, और अगर उसकी वजह से आपका लाइफ स्पैन कम होना था, इन चीजों को आप जमीन आसमान के फर्क में बदल सकते हैं। अच्छा, हम ये कहते हैं कि आम फहम ये होता है कि चीनी ज्यादा खाने से शुगर हो जाती है, मीठा ज्यादा खाने से शुगर हो जाती है, उसका कितना इसके ऊपर इफेक्ट होता है? अच्छा, खाली चीनी खाना ज्यादा खाने से शुगर नहीं होती है आपके पास, ठीक है। जितने भी आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या जितने भी आप फ्राइड फूड लेते हैं, जितने भी जंक आइटम्स लेते हैं, उनके ज्यादा खाने से आपके पास डायबिटीज हो सकती है। इवन कि अगर आप हेल्दी खाना भी बहुत ज्यादा खाएंगे, मॉडरेशन में नहीं खाएंगे, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन, तो भी आपको डायबिटीज हो जाएगी। द थिंग इज दैट कि आपके पास जो डायबिटीज टाइप 2 की स्पेशली बेस बनाती है वो आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाती है, यानी हमारा जो इंसुलिन है सेल्स ने उसको जवाब देना छोड़ दिया है। अगर सेल्स आपको इसको जवाब देना क्यों छोड़ देंगे? मोस्टली सेल्स आपके उसको जवाब देना इसलिए छोड़ देते हैं, आपके चर्बी की सेल्स, जब उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जब उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो उनके ऊपर एक ताला लगा हुआ था जिसने खुलना होता था इंसुलिन को, इंसुलिन उसकी चाबी थी। जब साइज बड़ा हो गया तो ताले की शेप चेंज हो गई, ताले की शेप चेंज हो गई तो उसने इंसुलिन को जवाब देना छोड़ दिया। इंसुलिन को जवाब देना छोड़ दिया तो ब्लड शुगर सेल के अंदर जाने की जगह ब्लड में ऊपर जाना शुरू हो गई। अब ये आपके पास जरूरी नहीं है सिर्फ तब जब आप चीनी खा रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं। अगर इंसुलिन को किसी भी खाने से हिट मिलती है, अगर आप हेल्दी चीजों पर भी गैर जरूरी चल रहे हैं, गैर जरूरी स्नैकिंग कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी को बार बार इंसुलिन हिट मिलता जाएगा। यानी हर वक्त इस जिस्म में इंसुलिन रिलीज हो रहा है, आखिरकार सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे। जैसे एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, माँ बाप उसको हर वक्त एक ही बात करते रहे, थोड़ी वो उसको जवाब देना छोड़ देगा। उसी तरह हमारी बॉडी भी है। अगर हम हर थोड़ी देर बाद खाते रहे, स्नैकिंग करते रहे, हर वक्त मेरा पेंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, आखिरकार मेरे सेल्स इंसुलिन को जवाब देना छोड़ देंगे। और जब इससे भी आगे बात चल जाएगी तो क्या होगा? माँ बाप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बात करना ही छोड़ देंगे ना, पेंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करना छोड़ देगा। वो उससे भी ज्यादा बदसूरत कंडीशन होती है आपके पास डायबिटीज की। थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे कि डाइट में कौन सी तब्दीलियां करें अगर आप पेशेंट हैं, इसके डायबिटीज है आपको, और लाइफस्टाइल जो है उसको कैसे बेहतर करें? लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको रात को जल्दी सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप रात के 11 बजे से ऊपर जागते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल और इंसुलिन स्पाइक शुरू हो जाती है। रात को जल्दी सोना बहुत जरूरी है क्योंकि डायबिटीज पे हम तब काबू पाएंगे जब हम इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लेकर आएंगे। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक रात को जल्दी सोना और एक सुबह उठ के वॉक करना। सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, जब आप उस टाइम बाहर वॉक करें ना, इंसुलिन लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। एक और लाइफस्टाइल चेंज है कि
अपने इर्द गिर्द स्ट्रेस फैक्टर्स को परे करें। डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आपके पास इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस भी है, जिस तरह ऑटोइम्यून डिजीज़ का भी। डाइट की जहाँ पर बात आ गई है, ग्रेन्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा, तला हुआ, इन सब चीज़ों से तो आपने जान छुड़वानी है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग को आपने अपना ज़ाब्ता हयात बना लेना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि दिन में कोई 16 से 18 घंटे हैं जिसमें आप कुछ नहीं खाते, उसके बाद आपकी थोड़ी सी विंडो पीरियड है जिसमें आपने खाना है, बाकी आपके दिन का रोज़ा है, ठीक है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी विंडो पीरियड है खाने वाली, ये ना हो कि वो रात के 10 से सुबह के 4 बजे तक हो। आप रात को जागते भी नहीं और रात को खाते भी नहीं, फिर कहें डॉक्टर साहब ने कहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग के, तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि रात को जल्दी सोना है। रात को जाग के खाएंगे तो जिस्म खाने को हजम नहीं करेगा, शाम के 7 बजे के बाद हमारी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस 30% नीचे चला जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी आखिरी मील आप 5-6 बजे के बाद ले लें और स्नैकिंग मत करें। कोशिश करें गुड फैट और प्रोटीन ज़्यादा लें। लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल के टाइम, वो खाने से सारा फैट निकाल देते हैं। आपको पता है खाने के 3 मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से जो कंपोनेंट इंसुलिन को सबसे कम राइस देता है वो आपके पास फैट होता है। आपने अंडे की जर्दियों से, देसी घी से, नट से, सीड से, गोश्त की चर्बी से फैट अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं। जो चीज़ें आपने नहीं खानी है वो रोटी हैं, वो चावल है, वो ब्रेड है, वो पास्ते हैं, वो बर्गर है, वो पेस्ट्री है, वो कोल्ड ड्रिंक्स है, वो फ्रूट जूस है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि नाश्ता स्किप कर देना चाहिए? मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट करती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आखिरी मील, यहाँ से मैं पॉडकास्ट से उठती हूँ, ठीक है, और मैं दोपहर के 1 बजे आखिरी मील ले लेती हूँ, तो अगले दिन सुबह 7-6 बजे मैं नाश्ता करूंगी। और वो मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने मील पिछले एक दिन ली थी। तो मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ? मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने आखिरी मील शाम के 7 बजे ली है फॉर एग्जांपल, तो मैं अगले दिन सुबह 6 बजे नाश्ता नहीं करूंगी क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं अगले दिन दोपहर को 12 बजे नाश्ता करूंगी तो वो तो लंच बन गया ना, तो उस दिन मैं नाश्ता स्किप कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ब्लड प्रेशर पे। इसका भी डाइट के साथ ताल्लुक होता है? बहुत एब्सोल्युटली ताल्लुक होता है। ब्लड प्रेशर आपके पास जेनेटिक भी होता है, ब्लड प्रेशर अगेन स्ट्रेस की वजह से भी आपके पास होता है और डाइट की वजह से भी आपके पास होता है। हम ये जितने भी सारे मार्केट में जंक फूड्स देख रहे हैं, ये सारे बिस्किट्स, ये सारे निम्कोज, ये सारे पास्तास, खास करके ये चाइनीज खाने, इवन के मैंने एक बार चिकन क्यूब्स पे भी वीडियो की थी, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। ये सारे एमएसजी लोडेड है। एमएसजी आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपके पास एक ऐसा फ्लेवर एनहांसर है जो कि आपके टेस्ट बड्स को एक्सपैंड करता है। खाना उतना टेस्टी होता नहीं है जितना आपको लगाता है और जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट रोक के रखता है। ये जितने भी ज़्यादा जंक फूड और जितने भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आइटम्स हैं, ये हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा सॉल्ट रोक के रखते हैं। हमारी जो बॉडी है एक दिन में उसको अराउंड 2300 मिलीग्राम से ऊपर सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है सिर्फ एक नूडल के कप की सर्विंग में उससे ज़्यादा सॉल्ट है। अगर आप खाली ये जो नूडल्स हॉस्टलाइट्स और बच्चे और माएँ बच्चों को पूरी मील समझ के बगैर सोचे समझे दे देती हैं। क्या आपको पता है ये जो आप चाइनीज़ खाते हैं इसके 1 टेबलस्पून सोया सॉस में कितना ज़्यादा नमक है? अब जब हमारी डेली लाइफ में इस तरह की, हमारी डेली रूटीन में इस तरह की कोताहियाँ होंगी कि हम एक ऐसी मील ले रहे हैं जो हमारे 3 दिन के नमक की क्वांटिटी को भी एक्सीड कर रही है, तो क्या होगा? नमक में सलाहियत होती है जिसमें में पानी रोक के रखने की। मेरा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, जो हमारे पास रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जंक और मीठा है, वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मीठा हमारे पास जाके ब्लड वेसल्स की प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है ना, ब्लड वेसल्स की जो प्रोटीन है उसको कोलेजन कहा जाता है, या बॉडी की बाकी टिश्यू प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करता है। वो एक एडक्ट बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसको कहा जाता है AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट स्टिकी होते हैं, आप समझिए, इसमें चिपकने की सलाहियत होती है। ये जाके मेरी ब्लड वेसल की, मेरी नालियों की वॉल के साथ चिपकेगा, नालियों की वॉल के साथ जाके चिपकेगा तो वो डिफरेंट चीजों को अट्रैक्ट करेगा। डिफरेंट जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्पीशीज थी, ऐसे केमिकल्स थे जो इन्फ्लेमेशन कर रहे थे और बॉडी उनको अपने तरीके से डील कर रही थी, अब वो अट्रैक्ट होकर जाके उस AGE के ऊपर चिपकेंगे। अब मेरी ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अटैक चिपका हुआ है, ऊपर वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल चिपका रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्लाक, एक छोटा सा क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। अब मेरी ब्लड वेसल अगर इतनी चौड़ी थी और उस पर यहाँ पे इतना क्लॉट बन गया है, वो कम चौड़ी हो गई, उसका डायमीटर सुकड़ गया। अब यहाँ से ब्लड नॉर्मल प्रेशर से पास कर सकता है, तो ये क्या है? ये ब्लड प्रेशर है। और आगे जाके ये क्या बनेगा? ये जाके स्ट्रोक बनेगा। तो जो आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, MSG फ्रोजन फूड्स हैं, फ्रोजन फूड्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का क्या, अल्ट्रा का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा। प्रोसेस का क्या मतलब है कि बहुत बदला है मैंने इसको, बहुत ज्यादा चेंज किया है मैंने केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से। यकीन रखें, जितने भी फ्रोजन और प्रोसेस फूड्स हैं, इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि इनकी शेल्फ लाइफ को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी कि ख़राब और बासी हो ही ना। आपको पता है शेल्फ लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा काम आता है? नमक। तो सोचें इसमें जो नमक होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरत से होता है। तो ऑफ कोर्स ये ब्लड प्रेशर में रोल प्ले करते हैं। अगर आप इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, इस बीमारी से निकलना चाह रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो, उसके लिए
आम फैम, अब आप क्योंकि बड़ी बात कर रही हैं खुल के, तो मैं भी कर रहा हूँ कि हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खासकर कार्डियो के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो फ़ौरन आपको कहते हैं कि जी अब आपको ये बीपी की गोलियां लग गई हैं, ये सुबह खाएं, ये शाम खाएं, कोई एक मैं छुड़वा दूंगा आपसे, शायद एक अब आपको ज़िंदगी भर के लिए लग जाएंगी। क्या बगैर गोली के हम ब्लड प्रेशर को अपने को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? मैं डेली बेसिस पर कर रही हूँ, और ये बहुत गलत बात है कि आप डायरेक्ट जाके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। याद रखें, जो आपका डॉक्टर आपके साथ सिंसियर होगा वो कभी भी आपको डायरेक्ट एलोपैथी के ऊपर नहीं डालेगा। आपका लाइफस्टाइल पूछे बगैर, आपकी लाइफ के इमोशनल और मेंटल स्ट्रेसर्स पूछे बगैर, आपकी डाइट रूटीन पूछे बगैर जो डॉक्टर आपको डायरेक्टली गोली प्रिस्क्राइब करता है वो आपके साथ सिंसियर है ही नहीं है। एक डॉक्टर एक सिंसियर नॉलेज एंड तक कोशिश करता है कि पहले मैं इसको कंजर्वेटिव अप्रोच से हील करूं और ट्रीट करूं। और ये जितने का भी जितना मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इसमें जितनी भी बीमारी आ जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है ये सारी ना इकट्ठी आती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अब तो अल्जाइमर्स को भी, याददाश्त के जाने को भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा कहा जा रहा है। ये सारी की सारी जो है आपके पास एलोपैथी से नहीं, आपके पास नेचुरोपैथी, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से ट्रीट होती हैं। और अल्लाह का शुक्र, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और मैं पब्लिकली क्लेम कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे डायबिटीज के केस, ब्लड प्रेशर के केस, कोलेस्ट्रॉल के केसेस रिवर्स कर चुकी हूँ। अब तो मैंने अपनी ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला। मेरे पास कोलेस्ट्रॉल के लिए भी प्रोडक्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल क्योर, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल सेव, डायबिटीज की भी मेरी चाय है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है मेरे प्रोडक्ट्स की, अल्लाह का शुक्र है। अब तो मैं अपने ट्रीटमेंट से, अपने डाइट प्लान से और प्रोडक्ट्स दोनों से हील कर रही हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम आपके पास आते हैं और आपकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो इन बीमारियों से बगैर दवाई के जान छूट जाएगी हमारी? इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मैंने एक आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने पीसीओएस के बारे में कहा कि इसको भी क्योर किया जा सकता है और बगैर मेडिसिन के किया जा सकता है, वजूहात और क्योर करने का तरीका। पीसीओएस की आपके पास सबसे जो बड़ी, पीसीओ का क्या मतलब है? पॉली सिस्ट, एक्चुअली इसका नाम पीली, वो सिस्ट नहीं होती है, एक्चुअली वो फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको सिस्ट कहा जाता है। ओवेरियन यानी ओवरी, और सिंड्रोम कहते हैं जो आपके पास क्लस्टर ऑफ डिजीजेस होता है। ये आपके पास फॉलिकल्स और सिस्ट तब बनना शुरू होते हैं जब आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन लेवल है, औरतों और मर्दों दोनों में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है। जैसे मर्दों में भी औरतों वाला हार्मोन होता है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल में होता है, वो कंट्रोल्ड होता है। जब इस हार्मोन के लेवल जरूरत से ज्यादा ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं, तो पीसीओएस की सारी गेम क्या है कि आपने इस एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल को नीचे लेके आना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, और भी वजह है इस एंड्रोजन के ऊपर जाने की, मोस्ट ऑफ द केसेस में औरतों में इस मेल हार्मोन ऊपर जाने की वजह यह है कि उनमें भी इंसुलिन ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि इंसुलिन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉर्टिसोल को भी, स्ट्रेस हार्मोन को भी। तो जब इंसुलिन ऊपर जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी ऊपर जाता है, एंड्रोजन भी आपके पास ऊपर जाता है। तो जब हम इंसुलिन को ट्रीट करते हैं, हम एंड्रोजन को भी ट्रीट करते हैं, हम कॉर्टिसोल को भी ट्रीट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल सिस्ट या फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो ऑपरेशन के बगैर डेफिनेटली रिवर्स होती हैं। मैंने बहुत सारे केसेस पीसीओएस के भी ट्रीट किए हैं, मैंने बहुत सारे केसेस एंडोमेट्रियल सिस्ट के भी ट्रीट किए हैं, यानी जो यूट्रस के अंदर होती है, और बहुत सारी ब्रेस्ट, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट भी मैंने ट्रीट किए हैं, जो ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट बन जाती हैं। और ये बताइएगा कि ये भी डाइट से, और इसके लिए भी कोई प्रोडक्ट है आपकी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा पूरा एक पीसीओएस पैकेज है जिसमें मेरा एक प्रोडक्ट है हार्मोलेंस। हार्मोलेंस मेरा बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। उसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, अशोका है और आंवला है। शतावरी का लफ्ज निकला है शत से, आयुर्वेदा के। शत का मतलब है ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, पाकिस्तान की सारी लैब, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। शत का मतलब है 100 से ज्यादा। शतावरी में ये खूबसूरत, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एबिलिटी होती है कि अगर कितना अरसा इस्तेमाल करना, सारी जिंदगी करें, 13 साल से बच्ची तक के, 80 साल से औरत तक की, आपके हार्मोन्स वैसे ही नॉर्मल रहेंगे। मेरी क्लाइंट्स के पीसीओएस भी रिजॉल्व हुए, उनकी डबल चिन भी कम हुई है इन सारी चीजों की वजह से। शतावरी में खूबसूरती होती है कि वो खुद ही जाके बॉडी में देख लेती है कि एस्ट्रोजन लेवल ऊपर है या नीचे है। नीचे होता है तो उसको ऊपर ले जाती है, ऊपर होता है तो उसको नीचे ले जाती है। अश्वगंधा, शतावरी इज द क्वीन ऑफ अडैप्टोजेनिक हर्ब्स, अश्वगंधा इज द किंग ऑफ अडैप्टोजेनिक हर्ब्स। अनारदाना, अशोका और आंवला इसमें मैंने इससे शामिल किया हुआ है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइटोएस्ट्रोजेनिक हर्ब्स हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस आपकी बॉडी के गुड एस्ट्रोजेंस होते हैं, जीनो एस्ट्रोजेंस बॉडी के टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस होते हैं, जो सारी जिंदगी बाहर से सिंथेटिक प्रोडक्ट से और जंक फूड से हम लेते रहते हैं। पीसीओएस में हम फाइटोएस्ट्रोजेंस इसलिए देते हैं ताकि जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस निकले और गुड एस्ट्रोजेंस ऊपर जाए। इसके अलावा मेरे पीसीओएस पैकेज में जब मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.holisticwisdombysaharchavla.com पर, जहां से पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आपको सेब का सिरका नजर आएगा पीसीओएस पैकेज में। उसकी रीजन मैं बताती हूँ क्या है। जो 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर है, कोई भी नहीं, 100% होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, रॉ अनफिल्टर्ड विद मदर होना चाहिए, जैसा मेरे पास अवेलेबल है। उसमें एबिलिटी होती है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने की।
मैंने भी बताया कि पीसीओएस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करनी होती है। इसके अलावा मेरे पीसीओएस पैकेज में करेला पाउडर है, उसकी वजह मैं बता दूंगा आपको क्यों नजर आएगा। करेले में आपके पास एक कंपाउंड होता है चारेंटिन पॉलीपेप्टाइड, एक बड़ी ही मशहूर ग्रुप ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स है सल्फोनाइल यूरियाज। करेला पाउडर बिल्कुल वही एक्ट करता है जो आपके पास सल्फोनाइल यूरियाज एक्ट करती हैं इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल लाने में। तो ये करेला पाउडर डायबिटीज का भी इलाज है और पीसीओएस का भी इलाज है। एक मेरी पीसीओएस और डायबिटीज टी भी इस पैकेज में मौजूद है डायफिक्स टी के नाम से, जिसमें 5000 साल पुरानी चाइनीज हर्ब हिबिस्कस भी मैंने शामिल की हुई है, कैमोमाइल भी शामिल की हुई है, लेमन पील एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, ग्रीन टी भी है, श्रीलंकन दालचीनी भी है। इसको खाने की तरह, कावे की तरह आपने लेना है, जैसे इसके पत्ते आपने पकाने हैं कावे में, खाने के 30 मिनट बाद मेरी डायफिक्स टी के, और इसको दिन में आपने 2 बार लेना है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने में भी हेल्प करेगी, आपके हार्मोन्स रेगुलेट करने में भी हेल्प करेगी। और जब आप मेरी ये डायफिक्स टी का डब्बा खोलेंगे ना, आपको गंदे गंदे टी बैग्स नहीं नजर आएंगे, आपको फ्रेश हर्ब्स नजर आएंगी रेड और पर्पल किस्म की। एक और चीज जो मेरे पीसीओएस पैकेज में लास्ट है वो मोरिंगा पाउडर है। स्वांजना को अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर फूड कहती है। चाहे वो वेट लॉस की बात हो, चाहे जिगर साफ करने की बात हो, चाहे हाफजा बढ़ाने की बात हो, चाहे पीसीओएस को हील करने की बात हो, चाहे डायबिटीज मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की आपके पास बात हो, चाहे आपके गट को साफ करने की बात हो, चाहे गट का गुड बैक्टीरिया साफ करने की बात हो, स्वांजना सब कुछ करता है। वेरी गुड। और ये सारी फॉर्मुलेशन और प्रोडक्शन ये कैसे होती है? ये सारी चिल्टन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से होती है। चिल्टन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको पता है पाकिस्तान की टॉप तरीन इंडस्ट्रीज है, तो जाहिर है जब मैंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे तो मैंने बेस्ट इंडस्ट्रीज को जो है वो ऑनबोर्ड लिया। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा आखिरी सवाल जिमनी इस उसके अंदर के पीसीओएस अगर आपको हो गए हैं तो इस पे मैंने देखा बच्चियां बड़ी परेशान हो जाती हैं, तो क्या वाकई ये बड़ी कोई ऐसी चीज है कि जिस पे बड़ा परेशान हो जाना चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए। आप परेशान होंगे तो आप अपने आप को डिस्टर्ब कर लेंगे ना, लेकिन आपको इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये आगे जाके इनफर्टिलिटी और बांझपन की तरफ जाएगा ना, और पूरे के पूरे हार्मोन्स आपके मैसअप हो जाएंगे। देखिए जी, औरतें वैसे एक हार्मोनल बम होती हैं। हमारे हार्मोन्स पूरे महीने ऊपर नीचे हमें बहुत सारे फेजेस से गुजारते हैं। तो अगर छोटी सी बच्चियां इसी स्टेज पर उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे कभी ना कभी 40-45 के बाद तो जाके, तो आगे इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कहा जाता है कि मर्द के हार्मोन जो है वो एक दिन में चेंज हो जाते हैं, उसके मूड स्विंग्स अगर आएंगे तो एक दिन के लिए आएंगे, खवातीन का जो है वो साइकिल 28 दिन बाद पूरा होगा। ये ठीक बात है? देखिए जी, मर्द का तो मूड स्विंग आएगा तो कभी कभी आएगा, ठीक है। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डेली बेसिस पे हर कुछ दिन बाद कभी एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा है, कभी प्रोजेस्टेरोन ऊपर जा रहा है। हम फेजेस में रहते हैं ना, कभी हमारी फॉलिकुलर साइकिल चल रही है, कभी ल्यूटियल साइकिल चल रही है, तो ये हार्मोन बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं हमारे मूड को। मेनोपॉज मर्दों की तरफ उस तरह से डोमिनेशन और उस तरह से हार्मोनल फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए जी, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई हिकमत है कि मर्द को औरत पर 2 दर्जे फौकियत दी गई है, और जब मैं इसको साइंटिफिक तरीके से सोचती हूँ हमेशा मेरे ज़हन में एक ही जवाब आता है कि हमारा इतना ज्यादा हार्मोनल मूड स्विंग होता है दैट यू नो वी हैव लेस स्टेबिलिटी ऑफ डिसीजंस। लेट्स फेस इट, वुमेन हैव लेस स्टेबिलिटी ऑफ डिसीजंस एंड लेस लॉजिकल कंपाइलेशन एज कंपेयर टू मेन। और अगर उसका तभी अल्लाह ताला ने मर्द को 2 दर्जे फौकियत दी है कि फैसले ही करेगा, बिल्कुल ऐसी ये दुरुस्त बात है। और अल्लाह ताला की हर बात में देखें हिकमत होती है, बिकॉज बहुत सारे टाइम तो औरतों के फैसलों को उनके जज्बात डोमिनेट कर रहे होते हैं। अब ये मीनोपॉज के बाद 40-45 के बाद औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं मेजॉरिटी, और वही होती हैं जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा होता है। दुख की बात यह है कि उन बेचारियों को खुद पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे भाइयों को, मर्दों को अवेयरनेस ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है। वो कहते हैं जी पहले तो अच्छी होती थी। मैं बल्कि इस बारे में कभी बहुत डिटेल में बात करना चाहूंगी और अब किस तरह की हो गई है। देखिए जी, ये सारे मेरे भाई हजरात, मर्द हजरात जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, 40 के बाद जो है अपनी बेगम के साथ थोड़े मजीद नरम मिजाज हो जाएं। औरत का जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है ना, तो वो उसके मूड को बहुत जोर से नीचे लेके जाता है। अगर अब औरत का जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है तो नॉर्मली अल्लाह ताला ने बॉडी में जो बैकअप बनाया होता है ना, वो अल्लाह ताला ने बॉडी में बनाया होता है एड्रीनल ग्लैंड। आपके गुर्दों के ऊपर 2 ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, जो जिस्म का आपका स्ट्रेस मैनेज करते हैं, ठीक है। अब जिन औरतों का एड्रीनल ग्लैंड अच्छा फंक्शनल था, यानी जिनके स्ट्रेस लेवल्स अच्छे मैनेज थे, उनकी बॉडी में जब एस्ट्रोजन नीचे जाते हैं वो एड्रीनल ग्लैंड से ना कॉर्टिसोल से थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेके एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। अब मेजॉरिटी आप मानेंगे इस बात को कि हमारे यहाँ पे औरतों का स्ट्रेस लेवल अच्छा मैनेज नहीं होता, स्पेशली कि हाउस वाइफ्स का, जो कि इतनी अप्रिशिएटेड भी नहीं होती हैं, जिनके इतने आउटलेट भी नहीं होते हैं। अब ये बेचारियां जब मेनोपॉज हिट करती हैं, इनके स्ट्रेस वाले ग्लैंड्स ऑलरेडी वीक होते हैं, ये बड़े टफ फेज से गुजरती हैं। प्लीज बी काइंड टू योर वुमेन, और प्लीज कोशिश करें कि जब 35-40 के बाद अगर आपके घर की औरतों को इतनी अवेयरनेस नहीं है तो आप उनको डॉक्टर्स और अच्छे हेल्थ कोचेस के पास लेके जाएं, ताकि नेसेसरी टाइम पे अगर आप ये एडेप्टोजेनिक हर्ब्स, जैसे मैंने भी शतावरी का बात की है, सारी अपने घर की खवातीन को दे। शतावरी से मेरी इतनी क्लाइंट्स का डिप्रेशन हील हुआ क्योंकि वो डिप्रेशन था ही नहीं,
वो एस्ट्रोजन नीचे जाने की वजह से उनका मूड खराब हो रहा था, एस्ट्रोजन ऊपर गया, उनका मूड ठीक हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि डिप्रेशन होता नहीं है, डिप्रेशन एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे जो गट के केसेस और हार्मोन के केसेस है ना, वो मिसडायग्नोज हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन है। तो प्लीज कोशिश करें कि अपने घर की औरतों को आप इस तरह की डॉक्टर्स के पास लेके जाएं जो उनको सही डायग्नोज करके हार्मोन्स और सप्लीमेंट्स दें, ताकि उनका भी मेनोपॉज इजी और आपके घर का सुकून भी खराब ना हो। समटाइम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो वो बड़ा कीन होकर पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती आपको। ये क्या खतरनाक चीज़ है, उसकी वजूहात क्या है और डाइट के जरिए कैसे आप इससे निकल सकते हैं? बिल्कुल, मैं भी पूछती हूँ, और उसकी ये रीजन है कि आपके पास अगर आपका गट खराब है तो आपका दिमाग खराब है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस अभी मैं आपको बताऊं, इसका मैं जरा डिटेल में जवाब दूंगी। जो मेरे पास पेशेंट्स आए थे और वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे और मैंने उनका गट हील किया है और उनको कभी एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत ही नहीं थी। आपका जो मूड स्टेबलाइज करने वाला हार्मोन है सेरोटोनिन, उसकी जो 90% प्रोडक्शन है, 90% वो आपके गट में बनता है। अब सोचिए अगर मेरे गट का बैक्टीरिया खराब होगा तो मेरा मूड कैसा होगा। हमारे पास जिस्म में 3 नर्वस सिस्टम होते हैं, नॉर्मली कहा जाता है 2 हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपका फाइट और फ्लाइट है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट है। आपका तीसरा नर्वस सिस्टम भी है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, आपका गट, यानी मेरे गट का बैक्टीरिया डिसाइड करेगा कि मेरा दिमाग कैसा काम करेगा, और प्रॉपर एक वेगस नर्व रन करती है दिमाग और गट के बीच, जो कि इनके कनेक्शन को आपके पास मेंटेन करती है, और गट का बैक्टीरिया आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। कॉन्स्टिपेशन का जी इसे पूछा जाता है, अगर आपके बाल हैबिट्स फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है, अगर आपका स्टूल ही बॉडी से खारिज नहीं हो रहा है, तो ना आपका वेट लूज हो सकता है, ना आपका मूड ठीक हो सकता है। और ये पहले जो इस बात का मजाक उड़ाते थे ना कि पेशेंट कह रहे हैं गैस दिमाग को चढ़ी है, मैंने इस पे वीडियोस किए हैं कि जी इस बात का मजाक उड़ाना छोड़ दें। वाकई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका गट बैक्टीरिया खराब होता है, उनका स्टूल पास नहीं होता, गैस खारिज नहीं होती है, और उनके सर में दर्द होता रहता है जब तक उनका स्टूल पास नहीं हो जाता है। इस बात की वो दिस इज ट्रू बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है। और उनके पेशेंट्स जो हैं जब मेरे पास आते हैं, मैं उनकी कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करती हूँ। आप यकीन करें कि जब उनका स्टूल पास होना शुरू होता है, उनके सर का दर्द गायब हो जाता है, जैसे कभी कोई माइग्रेन था ही नहीं, उनका डिप्रेशन आपके पास गायब हो जाता है। एक और रीजन जिसकी वजह से मैं कॉन्स्टिपेशन का पूछती हूँ, उससे मैं अंदाजा लगाती होती हूँ कि इनको किन वाइटामिन की कमी है। मैग्नीशियम और B1 विटामिन की कमी से आपके पास स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि आपकी पेरिस्टाल्सिस यानी आंतों की मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस आंतों की उस पीरियोडिक और प्रोपेल मूवमेंट को कहते हैं जिससे पाखाना आंतों से पास होके खारिज होने के रास्ते की तरफ जाता है। अगर आपके जिस्म में B1 विटामिन की कमी होगी और मैग्नीशियम की कमी होगी, पेरिस्टाल्सिस अफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ मैग्नीशियम सिट्रेट देके और B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट देके मैंने उनकी कॉन्स्टिपेशन छुड़वाई है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला में भी प्रोडक्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, एक गट रिपेयर पाउडर के नाम से, कॉन्स्टी रिलीफ के नाम से, और एलोगट के नाम से। एलोवेरा एक बहुत ही प्रीमियम आयुर्वेदिक हर्ब है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। एक उसका फायदा यह कि वो कॉन्स्टिपेशन से बड़ी अच्छी जान छुड़वाता है। एलोगट मेरा इतनी बड़ी बॉटल में लिक्विड फॉर्म में है, आपने उसका एक ढक्कन लेना है, पानी के जग में डालना है और आपने उसको पूरा दिन पीना है। जो मेरा कॉन्स्टी रिलीफ और गट रिपेयर पाउडर है, इसमें दालचीनी, त्रिफला, फेनल सीड्स और इस तरह की बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपके पास कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में हेल्प करती है। इसमें थोड़ी सी अमाउंट में सेना लीव्स भी शामिल है। आपने एक टीस्पून दोनों का लेना है, घर के बने दही में या ग्रीक योगर्ट में, चीनी वाले कमर्शियल दही में। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खुद से ले लेगा, फील कर रहे हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जाहिर मैं बिजनेस रन कर रही हूँ 1.5 साल से, माशाल्लाह लोग सेहतयाब हो रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब मेरे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गट रिपेयर पाउडर, और इसकी कोई एडिक्शन भी नहीं है बॉडी को, ये कोई लेग्जेटिव्स नहीं है मेरे प्रोडक्ट्स, ये दवाइयां नहीं है, ये फूड बेस्ड हर्ब्स हैं, ठीक है। आप इसका एक टीस्पून दही में लें और आप इसको रोज रात को लें, और एलोगट आप लें, आप देखें इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उससे कैसे आपने जो है वो कोप अप करना है? अक्सर लोग समझते हैं कि ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल आपके पास इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपकी डाइट में फैट ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल मोस्टली आपका इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपकी डाइट में शुगर ज्यादा होती है। और सबसे पहले तो मैं ये मिथ तोड़ दूं कि जी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अंडे की जर्दियां खाना छोड़ दें। अंडे की जर्दी से आज तक कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट नहीं बना। हमारी बॉडी को जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है उसमें से 75% हमारी बॉडी खुद बना लेती है और बाकी का हम डाइट से लेते हैं। ये सुन ले मेरी सब बात, आज से अंडे की जर्दी कोई डस्टबिन में नहीं फेंकेगा। अंडे की जर्दी में जितने का जितना कोलेस्ट्रॉल है सारे का सारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। आप समझे, आप सोना निकाल के डस्टबिन में फेंकते हैं। अंडे की जर्दी में आपके पास विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कोलिन आपके पास होता है अंडे की जर्दी में। कोलिन आपको पता है सर क्या है? कोलिन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइपोट्रोपिक एजेंट है, यानी जिगर को
की चर्बी काटने वाला न्यूट्रिएंट, वो चीज जो जिगर की चर्बी काटती है उसको आप चर्बी समझ के डस्टबिन में फेंक रहे हैं। डाइट भी कर रहे हो तो कहते हैं सिर्फ जर्दी निकाल दें, सिर्फ आप सफेदी खाएं। बिल्कुल गलत कहते हैं। और जो डॉक्टर्स ये कहते हैं खुदा के लिए किताबें पढ़े, रिसर्च करें, लोगों जिम को वाले गलत, भी कहते हैं, लोगों को खासकर। गलत। जिम वाले वो कोई डॉक्टर थोड़ी हैं बेचारे, खुदा के लिए आप अपनी डोमेन में रह के काम किया करें सारे जिम वाले। अच्छा, जो अब जब आप रिसर्च हुई थी प्रॉपर, जब अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी, एक ग्रुप को अंडे की सफेदी दी गई खाली, और एक ग्रुप को अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी दोनों दी गई। ब्लड शुगर स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक जो है उन लोगों को ज्यादा हुआ जिनको खाली सफेदी दी गई। क्यों? मैंने ये बात आपको भी पहले भी बताई थी कि जो फैट होता है वो खाने में इंसुलिन स्पाइक को रोक के रखता है। सो दैट वाज द अमेजिंग तो थिंग। रोजाना एक अंडा उबाल के खा लेना चाहिए। 2 खाएं, मैं अभी 2 खा के आई हूँ, ठीक है। ये मेरा पिए खड़ा हुआ है यहाँ पे, आप इससे पूछे, हो ही नहीं सकता कि मैं 2 या ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं 2 या 3 अंडे जो है वो रोज ना खाऊं। अच्छा, कॉलेज अब होता क्या है कि जब आप रिफाइंड कार्ब, ये तो मैंने मिथ क्लियर कर दी कि आपने गुड फैट लेना है, आपने देसी घी भी लेना है, जर्दियां भी लेनी है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ता, व्हाइट शुगर, व्हाइट ब्रेड, ये बहुत ज्यादा लेते हैं, हमारी बॉडी में शुगर के मेटाबॉलिज्म को लेकर 2 साइकिल चलती हैं, ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल। अब जब मैं बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लूंगी, ग्लाइकोलिसिस वाली साइकिल भी थक जाएगी, टीसीए वाली साइकिल भी थक जाएगी, दोनों साइकिल सैचुरेट हो जाएंगी। जब ये दोनों साइकिल सैचुरेट होती हैं, आपको पता है किस साइकिल की बारी आती है? फैटी एसिड सिंथेसिस साइकिल, फैट की सिंथेसिस की साइकिल, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस की साइकिल। अब ये सारे का सारा ब्रेड, पास्ता, रोटी और चावल बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। और दूसरा जिस रास्ते से आपके पास कोलेस्ट्रॉल हाई होता है कार्बोहाइड्रेट से, जब हम बहुत ज्यादा स्नैकिंग और बहुत ज्यादा कार्ब लेते हैं, मैंने आपको बताया था इंसुलिन हिट मिलती है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी ये चीजों को बनाता है। इंसुलिन आपके पास लाइपोजेनेसिस करता है, फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है। और मैं इस साथ ये बताती चलूं, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने कोलेस्ट्रॉल क्योर के नाम से भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके 3 से 4 कतरे आपने सुबह खाली पेट पानी में लेने हैं और रात को सोने से लेने हैं। अगेन इसमें गार्लिक और जिंजर समेत बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली हर्ब्स हैं और ये नेचुरल तरीके से डील करेगा। स्टैटिन्स पे जंप ना करें, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो की थी स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में, वो वीडियो सब देख लें कि ये आगे जाके आपकी कितनी सारी मसल वेस्टिंग करते हैं। आप यकीन करें कि मेरे पास इतने सारे मर्द हजरात आते हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो गए हैं क्योंकि वो 15 साल से स्टैटिन्स ले रहे थे। स्टैटिन का काम होता है कोलेस्ट्रॉल लो करना, टेस्टोस्टेरोन का न्यूक्लियस कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, वो मर्द के हार्मोन का कोलेस्ट्रॉल भी जाके कम कर देती है। अब इतनी मसल वेस्टिंग हो जाती है, इतना टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और आप कभी साइकिल से निकल ही नहीं पाते हैं। तो स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स कोलेस्ट्रॉल के हाई कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट का इलाज नहीं है। डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और हर्ब्स, इसी में इलाज मुमकिन है और मैं कर भी रही हूँ। बिल्कुल सही। यूरिक एसिड का बताना था। अच्छा, यूरिक एसिड मर्दों में ज्यादा कॉमन होता है, जेनेटिकली 5 गुना ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू वुमेन। और यूरिक एसिड की जो सबसे पहली मैनिफेस्टेशन होती है वो होता है कि जो अंगूठे का बड़ा जॉइंट होता है, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें पेन हो जाती है। यूरिक एसिड में आपको कुछ अरसे के लिए सारा गोश्त, सारी प्रोटीन, ये जो आपके पास हरी सब्जियां होती हैं जिसमें ये सारे ऑक्सीलेट्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ छोड़ने पड़ते हैं। उसकी डाइट के लिए जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए आप पंपकिन फैमिली में 26 वेजिटेबल्स मौजूद हैं, पंपकिन फैमिली के वेजिटेबल्स की तरफ जो है ना वो आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं। आप चुकंदर के जूस की तरफ आ जाएं। सेलरी जूस एक बड़ा जबरदस्त इलाज है यूरिक एसिड का। आप 2 से 3 महीने डेली बेसिस पे कद्दू की सब्जियां लेके देखें, आप दही लेके देखें और आप सेलरी का जूस लेके देखें, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मोटापे की वजूहात और डाइट प्लान जो जेनेरिक सब इस्तेमाल कर सके। मोटापे की बहुत सारी वजूहात है। मोटापे की वजूहात टेंशन हो सकती है, मोटापे की वजूहात हार्मोन का खराब होना हो सकता है, मोटापे की वजूहात डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकती है, मोटापे की वजूहात आपके पास आपकी कब्ज, आपकी गट का खराब होना हो सकता है, मोटापे की वजूहात आपके पास कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। कुछ बच्चियां ऐसे जिनका बिल्कुल अर्ली एज के अंदर लटका हुआ पेट जो है वो होना शुरू हो जाता है। मोस्टली जिन बच्चियों का होता है उनके तो आपके पास हार्मोनल इश्यूज होते हैं ना, कि उनकी स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन होती है। ऐसी लड़कियों का अगर आप करेंगे ना अपॉइंटमेंट तो आपको पता लगेगा कि उनको पीरियड्स का फ्लो भी ठीक तरह नहीं आ रहा है, तो उस वजह से उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। तो और ये भी डाइट की वजह से, ये भी डाइट की वजह से। जो आपके पास खाने की वजह से मोटापा आता है ना, जो जिस तरह का पेट आता है वो आपके पास फैटी लिवर होता है, वो जो ऐसे जैसे प्रेग्नेंट काइंड ऑफ बेली होती है। जो हार्मोन वाली होती है ना उसमें ऊपर वाला पेट नहीं होता, वो जो नीचे वाला हिस्सा पंजाबी में गोगड़ नहीं कहते जिसको, वो प्रॉपर उस तरह गोगड़ आपके पास निकली होती है। जो थायराइड वाला आपका होता है उसमें पेट यूं नहीं होता है, पूरा पेट मोटा होता है ऊपर और नीचे वाला, लेकिन वो थोड़ा सा लटका होता है। और जो आपकी स्ट्रेस बेली होती है, स्ट्रेस बेली में आपके बाजू और टांगे बहुत ज्यादा पतले होते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस हार्मोन की तरफ से होते हैं, लेकिन पेट अगेन आपका गुब्बारे की तरफ होता है। फैटी लिवर वाला ऐसे ऊपर की तरफ होता है प्रेग्नेंट बेली की तरह, वो वाला इस तरह होता है और फूला होता है, और
ऊपर वाला भी फूला होता है, नीचे वाला भी फूला होता है। अब डाइट प्लान वैसा ही होता है जैसी वजह होती है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम अपनी खाने में शामिल कर लें, और ये चीज़ें जैसे कि मेमोरी शार्प करना चाह रहे हैं तो किस चीज़ को हम ऐड करें? मेमोरी शार्प करना चाह रहे हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक होने चाहिए डाइट में। जिंक आपके पास सबसे ज्यादा सी फूड में मौजूद है, बड़े गोश्त में मौजूद है। अंडे की जर्दी खाएं, देसी घी खाएं, नारियल का तेल लें, जैतून का तेल लें, नट्स और सीड्स लें, ओमेगा 3 एंड जिंक। ओके, और मसल्स हेल्थ के लिए खासकर अगर आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज़ जो है वो लेनी चाहिए? देखिए जी, मसल क्रैम्प्स की मोस्टली आपके पास रीजन होती है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम का रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। अगर आपको बहुत क्रैम्प्स पड़े हैं अपनी डाइट में, आप 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी ब्रांड के भी हैं ग्रीन पाउडर्स, करेला, आंवला, मोरिंगा पाउडर मैग्नीशियम के रिच सोर्स है। और अगर इसके साथ आप कुछ सप्लीमेंट करना चाहें तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 500 मिलीग्राम का एक सिंथेटिक सप्लीमेंट रात को सोने से पहले। बिल्कुल ठीक है। इम्यूनिटी अगर आप अपनी बूस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी आपको सब्जी, फ्रूट, ये क्या डाइट में क्या लेना? आपकी प्लेट एक रेनबो की तरह दिखनी चाहिए। कभी आपने आसमान में रेनबो को देखा है? रेनबो में कितने सारे रंग होते हैं। आपकी प्लेट जब रेनबो की तरह दिखेगी ना, जितने रंग के आप समझे सब्जी और फल आपने अपनी प्लेट पे डाले ना, उतना ही नए तरह का फाइटोन्यूट्रिएंट आपकी प्लेट में मौजूद है। हर रंग में एक नया फाइटोन्यूट्रिएंट होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हड्डियों को मजबूत करने के लिए? हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप कोशिश करें कि आप विटामिन डी का सिंथेटिक सप्लीमेंट या फिर उसका इंजेक्शन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का हर महीने में वक्फे से लगवाते रहे। और कैल्शियम आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। जिन लोगों को डेयरी सूट नहीं करती है वो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, नट्स लें, सीड्स लें। मेरा एक प्रोडक्ट बोन डेंस भी अवेलेबल है हड्डियों के लिए, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दिल को मजबूत करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, एनर्जी के लिए, इसके लिए दिल को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहें। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपका लाइफस्टाइल। आप सुबह उठ के वॉक करें, आप रात को जल्दी सोएं, आप कम से कम खाएं, आप मेडिटेट करें, योगा करें। दिल की हेल्थ को अच्छा करने के लिए मेरा प्रोडक्ट कार्डियो सेफ भी अवेलेबल है। हार्मोनल हेल्थ के लिए? औरतों की हार्मोनल हेल्थ पर मैं ज्यादा बात करूंगी। नहीं, मर्दों की भी करनी है आपने। पहले आप औरतों की उस पर कर लें, फिर मर्दों के ऊपर भी बात करें, क्योंकि आपने सबसे कम बात जो है वो इस पे की है। चलो ठीक है, पहले मर्दों पे ही बल्कि कर लेते हैं। मर्दों के जो 50 साल की उम्र के बाद हमारे जो मर्द हजरात हैं भाई, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब मर्द में भी जब टेस्टोस्टेरोन नीचे जाता है ना, तो उसका मूड, इम्यूनिटी, डाइजेशन, ये सब कुछ नीचे जाती है। आपके पास बड़ी 3 स्ट्रॉन्ग हर्ब्स होती हैं जिसका एक प्रोडक्ट मैंने सुपरमैन पाउडर के नाम से भी निकाला है, शिलाजीत, मकारूट और ट्राइबलिस ट्रेस्ट्रिस। अगर डेली बेसिस पर आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। और प्लीज शिलाजीत, मकारूट और ट्राइबलिस ट्रेस्ट्रिस जो मैंने अपने प्रोडक्ट में डाला हुआ है, इसके आप फवाइद पढ़िएगा। ये सिर्फ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं, आपकी इम्यूनिटी, आपका हाफजा, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो मसल हेल्थ है, आपकी जो डाइजेशन है उसको बूस्ट करेगी। औरतों के हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आफ्टर 35, आफ्टर 40 कीटो डाइट पर रहें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करती रहें। जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट हार्मोलेंस का नाम लिया था जिसमें एडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं, इस तरह का एडेप्टोजेनिक हर्ब आपकी डाइट में डेली बेसिस पे इंक्लूड होना चाहिए। विटामिन ई आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल का सप्लीमेंट जिसमें विटामिन ए, डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो इंक्लूड होना चाहिए। और सारी खवातीन अपनी डाइट से कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड्स ना निकालें, वो आपके एस्ट्रोजन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। सीने में जलन होती है अगर आपको, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस चीज से अवॉइड करना चाहिए? सीने में जलन की मोस्टली इनिशियल स्टेजेस पे सबसे बड़ी वजह अक्सर स्टमक में तेजाब की ज्यादती नहीं होती बल्कि तेजाब की कमी होती है। सब लोग 35 साल की उम्र के बाद 100% ऑर्गेनिक, रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, मेरे हजारों पेशेंट्स हैं जिन्होंने सेब का सिरका लेना शुरू किया और जलन जो है वो आपकी चली गई है। ऑल्सो 30 के बाद सेहतमंद रहने के लिए मेहनत करना पड़ती है। खुदा के लिए शाम को 5-6 बजे के बाद खाना ना खाया करें और खाते ही लेट ना जाया करें। जंक फूड और फ्राइड फूड आइटम से आप थोड़ा सा दूर रहे। और हर इंसान जो 35-40 के बाद है, सेब के सिरके के साथ साथ एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट 10 बिलियन CFU टॉयज डेली विद मील्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें ताकि गट स्ट्रॉन्ग रहे। कोल्ड ड्रिंक कितनी नुकसानदेह होती है? कोल्ड ड्रिंक इंतहाई नुकसानदेह, इंसान को तबाह बर्बाद कर सकती है। कोल्ड ड्रिंक पे आपके पास 13 से 16 चम्मच जो है वो आपके पास शुगर होती है। तो चीनी तो आपके दिमाग को भी खराब कर देती है, दिल को भी खराब कर देती है, ब्लड वेसल्स को भी खराब कर देती है, हाजमे को भी खराब कर देती है। कोल्ड ड्रिंक का ग्लास जहां पे भी देखें उसको आप जहर समझे और उसको हाथ ना लगाएं। सिगरेट कितने नुकसानदेह होते हैं? सिगरेट डेफिनेटली पूरी हेल्थ आपकी डिस्ट्रॉय कर देता है। अक्सर मैं कहती हूँ कि सिगरेट तो मुझे शराब से भी ज्यादा नुकसानदेह लगता है। सिगरेट बॉडी में आपके पास जब कोविड आया था और कोरोना आया था, कितने लोगों को वो ज्यादा महंगा पड़ गया था। वो सारे लोग जो स्मोकिंग करते थे और वो सारे लोग जो डायबिटिक थे और वो सारे लोग जो मोटे थे, यानी उनके जिस्म इतने कमजोर थे कि वो इतना सा धचका नहीं बर्दाश्त कर सके। जो सिगरेट है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव साइटोकाइन स्टॉर्म क्रिएट कर देता है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म सबने कोविड में बहुत सुना होगा कि ये क्या चीज है, यानी जिस्म में सोजिश करने वाले केमिकल्स का एक तूफान हर वक्त आपके जिस्म में क्रिएटेड है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपने भी कहा ना कि सिगरेट जो है वो आपको शराब से भी खतरनाक लगता है, तो मैंने एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जो फ्रेश जूस है वो शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। डू यू एग्री? बात डॉक्टर
साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छी की है, क्योंकि मैं फ्रेश जूस के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। उसकी रीज़न क्या है आपके पास दो तरह के शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट खाती हूँ तो आधा ग्लूकोज है आधा फ्रुक्टोज है। अब ग्लूकोज को मेरे जिस्म के हर सेल में सलाहियत है कि वो उसको यूटिलाइज करेगा। जो फ्रुक्टोज होता है ना, वो आपके जिस्म में सिर्फ लिवर यूटिलाइज कर सकता है। अब जो फ्रूट शुगर है वो क्या होती है, वो फ्रुक्टोज होती है। अब जब मैं फ्रूट का जूस निकालूंगी तो मैं 4 से 5 फलों का जूस निकालूंगी। जब मैं 4 से 5 फलों का जूस ग्लास में डालूंगी आपके पास, तो मैंने 4 से 5 फलों की फ्रुक्टोज डाली। अब मैं जितने का जितना जूस पीऊंगी, फ्रुक्टोज को जिस्म का कौन सा ऑर्गन मेटाबोलाइज कर सकता है, सिर्फ लिवर कर सकता है। तो सारा लोड किस ऑर्गन पे पड़ा, सारे का सारा लोड मेरे पास लिवर पे पड़ा। मैंने लिवर को इतना सारा फ्रुक्टोज दे दिया कि जाओ इसको इस्तेमाल करो। इसलिए फ्रूट जूसेस, चाहे वो नेचुरल फ्रूट जूसेस हो, आपके पास फैटी लिवर की एक बहुत बड़ी वजह, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे वो हम आपसे वो खेल रहे होते हैं ना कि बस फटाफट से सवाल आपसे हम कर ही जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा और टायर्डनेस बहुत फील होती है, उसके लिए क्या समझती हैं कि डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, किस चीज़ की कमी चल रही है? अगर आप बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, ठीक है, तो या तो इसकी रीज़न हो सकती है कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, या इसकी रीज़न हो सकती है कि जिस समय स्ट्रेस, जो आपका सिस्टम है, एड्रीनल ग्लैंड है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है, तो आपको एड्रीनल फटीग हो रही है, या इसकी रीज़न हो सकती है कि आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो डिपेंडिंग कि आपके पास रीज़न क्या आप करेंगे। अगर आपका स्ट्रेस सिस्टम फटीग हो रहा है तो आप एडेप्टोजेनिक हर्ब्स, शतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, जिनका मैंने जिक्र किया, आप वो लेंगे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उस वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और आप कीटो की तरफ जाएंगे। और अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, नॉर्मली ये मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से होता है, तो वो सप्लीमेंट्स हम आपको देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि डाइजेस्ट नहीं होता कुछ भी, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए जी, इसका मतलब है कि आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बहुत ज़्यादा स्क्रू कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको खराब कर लिया। तो उसकी शुरुआत सेब के सिरके से होती है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट से होती है, फिर आप अपनी बॉडी में बाहर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ट्वाइस डेली विद मील्स ले सकते हैं। मोस्टली लोगों को कोई भी फैट का खाना इससे डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनके लिवर से जो फैट को डिसॉल्व करने वाला जूस होता है, बाइल जूस, उसकी सिक्रीशन अच्छी नहीं हो रही होती। नेचर में आपके पास जितनी भी कड़वी सब्जियां हैं, वो सारी की सारी लिवर के डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन अच्छी करती हैं। जैसे करेला पाउडर हो गया, जैसे अदरक हो गई आपके पास, जैसे आंवला हो गया, ये चीज़ें मेरे पास भी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आपकी डाइजेशन को बूस्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स? स्किन प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत सारी वजहों से हो सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकते हैं और हार्मोनल सिस्टम की वजह से भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास किस वो ऐड चलते हैं ना, चेहरा शादाब और वो सारा, कैसे करना है ये सब? इसको आप जेनेरिक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्किन प्रॉब्लम जिंक की कमी की वजह से, ठीक है ना, अक्सर एक्ने जिंक की कमी की वजह से हो जाती है, तो फिर हम उसको जिंक देंगे। अगर आपका स्किन प्रॉब्लम इस वजह से है, फॉर एग्जांपल कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में भी ड्राई स्किन हो जाती है और एक्ने हो जाती है, तो फिर मैं वहाँ पे थायराइड हार्मोन ठीक करूंगी, मैं लिवर को डिटॉक्स करूंगी। अगर आपका स्किन प्रॉब्लम इस वजह से है कि आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, फॉर एग्जांपल एक्जिमा, सोराइसिस है, तो फिर मैं एक्जिमा और सोराइसिस को डील करूंगी। मैं आपकी डाइट से नाइट शीट्स निकालूंगी, बैंगन निकालूंगी, अंडे निकालूंगी, मैं आपकी डाइट से आलू निकालूंगी। आप समझ रहे हैं जो कॉज है, उस हिसाब से आपको देर से पढ़े, इसके लिए तो बता सकती है ना। झुर्रियां पढ़नी है एक दिन, और इसको आपने एम्ब्रेस करना है और करना चाहिए। कितने खुशकिस्मत है वो लोग जिनको दुनिया में ज्यादा टाइम मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं, झुर्रियों से आप यकीन करें, मेरी सारी क्लास फेलोज को यहाँ पे क्रोस फीट है। अभी नाराज होंगी वीडियो देख मुझे माशाल्लाह हम अभी तक उनका नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं ले, आप मुझे माशाल्लाह अभी तक एक लाइन नहीं आई आंखों पे माशाल्लाह। और उसकी रीजन सिर्फ ये है कि मैं शुगर नहीं खाती हूँ, मैं रिफाइंड नहीं लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ, महीने में 1-2 बार तो सब ले लेते हैं। आपको पता है आपके मुंह पे सबसे ज्यादा झुर्रियां क्या करते हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स जाके प्रोटीन के साथ एडक्ट बनाते हैं, एजीए बनाते हैं, तो आपके स्किन के कोलेजन के साथ भी एजीए बनाते हैं, इस वजह से आपको रिंकल्स करते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो विटामिन ई का सप्लीमेंट, कॉड लिवर ऑयल का सप्लीमेंट आप इंक्लूडेड रखें, जिंक का सप्लीमेंट आप इंक्लूडेड रखें। आंवला पाउडर जो है वो दुनिया का रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, प्लैनेट का। मेरी क्लाइंट्स मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का आंवला पाउडर लेती हैं, वो कहती है हमारी स्किन चमकती है। एक और चीज मेरे पास स्किन के लिए अवेलेबल है जिसका आप मास्क यूज कर सकते हैं। मेरे एलोवेरा के 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक एलो गट है, एक एलो स्किन है। एलो स्किन मैंने स्किन के लिए प्रिपेयर किया है, ये विटामिन सी और कोलेजन लेवल्स को बूस्ट करता है। आप 1 टीस्पून मेरे आंवला पाउडर का लेंगी, 1 टेबलस्पून आप मेरे एलो का लेंगी। मेरे पास हल्दी पाउडर है, लेंगे भी आप भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। आदि औरतों की तरफ बायस नहीं हूँ। 1 टीस्पून आप मेरे हल्दी पाउडर का लेंगी। हल्दी जो होता है आपके पास, उसमें कर्क्यूमिन होता है जो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, यानी स्किन को भी वो चमकाता है और स्किन को भी रोशन करता है। उसके साथ आप 1 टेबलस्पून मेरे सिदर शहद का भी ले सकती हैं। इसको आप मिक्स करके रोज 10 मिनट मुंह पे लगाएं, लेकिन देख लीजिएगा आपको एलो या टर्मरिक से एलर्जी ना हो। उस हिसाब से आप यकीन करें, जब आप उसको वॉश करेंगी, आपका मुंह चमक रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो ज्यादातर मर्दों में होता है, खवातीन में भी होता है, गिरते हुए बाल।
हाँ, अच्छा, गिरते हुए बाल की बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। मोस्टली आपके पास आपकी स्कैल्प में एक तरह का टेस्टोस्टेरोन होता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब उसके लेवल्स और उसके रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तो आप एलोपेशिया और गंजपन की तरफ चले जाते हैं। इस केस में हम टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर्स देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसको गंजपन हो रही हो उनको जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जिंक डीएचटी इनहिबिटर है। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने अनियन शैम्पू और ऑयल भी लॉन्च किया। अनियन बड़ा स्ट्रॉन्ग डीएचटी इनहिबिटर है। और अगर आपके बाल इस वजह से गिर रहे हैं ना, मर्दों और औरतों दोनों के यहाँ पर आपका डीएचटी हाई हो रहा है, तो आप मेरा प्याज का शैम्पू और ऑयल ऑर्डर करें। आपको 3 महीने में 30 से 50% जो है वो आपको इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगी। और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एसएलएस फ्री भी हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट केमिकल फ्री भी हैं, तो वो 100% ऑर्गेनिक है। बालों के गिरने की एक और वजह थायराइड हार्मोन का अंडर एक्टिव भी होना हो सकता है। फिर थायराइड हार्मोन को जब हम ठीक करते हैं तो तब भी आपके बालों की ग्रोथ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। एनीमिया और आयरन की कमी अगेन आपके पास कॉज है जिसकी वजह से आपके पास बाल गिर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि नींद आपकी ठीक नहीं है, इसके लिए आप क्या समझती हैं कि इसमें भी डाइट का रोल होता है? नींद लेट आना, देर से आना, जागते रहना? एब्सोल्युटली। एक तो सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि कहीं आप एक वेले इंसान तो नहीं है, क्योंकि जो लोग वेले होते हैं अपने आप को थकाते नहीं, उनको रात को नींद नहीं आती। कैसे आएगी? पूरा दिन मेहनत करें, रात को नींद आ जाएगी। एक और वजह भी होती है ना, सॉरी आपकी बात कर दी, हाँ एक और वजह ये भी होती है कि समटाइम्स पूछा मैंने, अच्छा रात को नींद नहीं आती, मैंने कहा क्यों नहीं आती? बस नहीं आती। मैंने कहा अच्छा सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 2 बजे। तो मैंने कहा रात को नींद कैसे आएगी? वो अपनी ब्रैकेट तो उतनी रखनी है। और ऐसे पेशेंट्स को आपको पता है मैं क्या कहती हूँ? मैं उनको कहती हूँ कि आपने पता है कि आप बेशक दोपहर को 2 बजे उठे हैं, अब आप रात को 4-5 बजे सो के ना एक दिन अपने आप को धक्का देके फिर भी 6-7 बजे 2 घंटे बाद उठ जाए। मैंने कहा 2 दिन बाद आप ऐसे गिरेंगे बिस्तर पे, ऐसे गिरेंगे। लेकिन अगेन कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं जिन लोगों को वाकई नींद नहीं आती, जैसे जिन लोगों के स्ट्रेस के इश्यूज हैं, जिनके डिप्रेशन के इश्यूज हैं, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी हो, जिन लोगों को मैग्नीशियम की कमी हो, उन लोगों को नींद नहीं आती। तो फिर हम उन न्यूट्रिएंट्स को डील करके उसको ऐसे ही मैनेज करते हैं। कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, विटामिन B1 की कमी से उनकी टांगों में इतनी बेचैनी होती है। मैं पेशेंट्स को जानती हूँ जो रात के 2 बजे उठ के चलना शुरू कर देते हैं, नींद नहीं आ रही। अब इसमें उनका कसूर नहीं है। ऐसे लोगों को फिर हम विटामिन B1 देते हैं ताकि उनकी बेचैनी कम हो, उनको सुकून है और वो सोना शुरू हो जाते हैं। जिस्म में दर्द, गिल्टियां बन जाना, जिसे खलियां भी कह देते हैं आप, इसकी क्या वजूहात होती है? अगेन मैग्नीशियम की कमी है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। 2 दिन आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 500 मिलीग्राम का सप्लीमेंट लें, 2 दिन बाद आपको खलियां बनना बंद हो जाएंगी। पानी कितना जरूरी है, कितना पीना चाहिए और क्या क्या फवायद है? पानी इज द बेसिस फॉर लाइफ। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस प्लैनेट का 70% हिस्सा पानी है। हम तो बहुत छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम पानी पीना भूल जाते हैं, हमें प्यास नहीं लगती। तो उनकी आदत और ट्यूनिंग में इसी तरह करती हूँ, मैं कहती हूँ आप अलार्म लगा के रखें कि मैंने इतनी देर बाद पानी पीना है, या पानी को अपनी साइड में रखें। तो कोशिश करें कि 1.5 से 2 लीटर पानी तो आप ज़रूर पिएं, बट इट्स आइडियल कि अप टू आप 2.5 लीटर पानी पिएं। आपका देखिए जी, अक्सर जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना गट हीलिंग के लिए, तो मैं उनको कहती हूँ कि सबसे पहले आपने पानी पीना शुरू करना है, क्योंकि जब आप सुबह उठ के पानी पीते हैं, आपकी जो लिम्फेटिक्स हैं, आपकी बाल मूवमेंट है, वो वहीं से रेगुलेट होना शुरू हो जाती है। आप हील कर ही नहीं सकते बॉडी को जब तक आप हाइड्रेटेड नहीं है। गर्मियां आ रही हैं, रमजान आ रहा है, ठंडा पानी कितना नुकसानदेह है? मैं तो ठंडे पानी के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, बिकॉज मैं आयुर्वेदा की और चाइनीज मेडिसिन की बड़ी फैन हूँ। और आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन में जो आपका गट है ना, उसको आतिश कहा जाता है आयुर्वेदा में, यानी ये एक आग है। तो ये जो आपके गट की आग है ना, ये हर उस चीज को सपोर्ट करती है जो कि गर्म हो आपके पास। तो गर्म पानी जो है वो आयुर्वेदा में गट की आग को सप्लीमेंट करता है, आपके फंक्शंस को बेटर करता है। मैंने अपने घर में आज तक कभी डिस्पेंसर का ठंडे वाला हिस्सा ऑन नहीं किया। वैसे तो आइडियली जो बेस्ट आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है वो आपको मिट्टी की हांडी के पानी से होता है, घड़े का पानी। क्योंकि आपको पता है एक्चुअली फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो पानी में असल में हीट स्ट्रेस बढ़ा रहा होता है। वैसे तो उसको ठंडा कर देता है, लेकिन उसकी तासीर, उसका जो स्ट्रेस होता है वो हीट वाला होता है। जो अक्सर असल में जो पानी की तासीर ठंडी होती है ना, वो घड़े में होती है। और यही आप फिर खाना पकाने के लिए भी कहेंगे कि मिट्टी की हांडी होनी चाहिए? आइडियली मिट्टी की हांडी होनी चाहिए। जितनी न्यूट्रिएंट्स आपको मिट्टी की हांडी से मिलते हैं, या फिर अगर आप स्टील कास्ट आयरन भी आप यूज करते हैं तो वो भी बहुत जबरदस्त है। नॉन स्टिक को तो हाथ ना लगाएं, उसमें बिस्फेनॉल ए होता है जो कैंसर कॉजिंग केमिकल है आपके पास। अब उस पर रिसर्च हो चुकी है, और जो बिस्फेनॉल है वो आपके पास हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब लड़कियों में इतना पीसीओएस क्यों हो रहा है? ये माइक्रोवेव, ये पॉपकॉर्न्स की वजह से, नॉन स्टिक की वजह से, प्लास्टिक की बोतलों की वजह से। माइक्रोवेव की वजह से भी कैंसर? माइक्रोवेव की वजह से नहीं, ये जो माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स नहीं होते, ये जो पॉपकॉर्न्स होते हैं जो आप माइक्रोवेव हीट में बनाते हैं। माइक्रोवेव के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में भी एक दफा आया था। नहीं, माइक्रोवेव के इस्तेमाल की वजह से कैंसर नहीं होता, ऐसी कोई रिसर्च मेरी आंखों से नहीं गुजरी। माइक्रोवेव इस्तेमाल कर हाँ लो। अच्छा, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने स्किन के लिए मुझे नेचुरल तरीके बताए हैं, तो स्किन की जो ट्रीटमेंट्स आजकल हैं, बोटॉक्स
बहुत कुछ जो है वो उसमें फिलर, इसको रिकमेंड करती हैं? मैं इसके हक में नहीं हूँ, अगर होती तो मैंने कराई होती, मेरे चेहरे से साफ पता लग रहा है मैंने कुछ नहीं कराया हुआ। मैं इस चीज़ को मेरा माइंड कॉम्प्रीहेंड नहीं करता कि मैं इंजेक्शन दे के अपने किसी मसल का पैरालिसिस कर लूँ। यही है ना बोटॉक्स, कि आपका एक्सप्रेशन ही फ्रीज हो जाए, ठीक है, स्माइल भी नहीं हो रही, गुस्सा भी नहीं हो स्माइल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैं इस चीज़ के हक में, मेरा माइंड इस बात को कॉम्प्रीहेंड नहीं करता जी। लेट योरसेल्फ एज। बिल्कुल सही है। कोई चीज़ रह तो नहीं गई? कोई ऐसी प्रोडक्ट आपकी मैं जानना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो और आप समझती हो कि ये हर घर के अंदर होनी चाहिए? जी, मेरा 100% ऑर्गेनिक ग्लूटेन फ्री आटा है। आजकल हर एक को ग्लूटेन से जो है वो थोड़ी सी इंटॉलरेंस है। पाकिस्तान का बेहतरीन आटा मैंने लॉन्च किया। जब आप रोटी को तोड़ेंगे आपको लगेगा कि आपने सैंडविच खा लिया। और बच्चों के लिए मैंने 2 प्रोडक्ट्स निकाले हैं, प्रोगेन और ब्रेन टाइट के नाम से। उनके इंटेलेक्ट के लिए, ग्रोथ के लिए, कद के लिए और उनके वेट जो मैनेजमेंट है उनका वेट बेहतर करने के लिए। आप चाहें तो वो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने कीमती वक्त में से मुझे जो है वो वक्त दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त आज का हमारा ये पॉडकास्ट रहा है, क्योंकि हमने वो तमाम बातें पूछी हैं जो कमोबेश हर घर के अंदर आजकल न सिर्फ डिस्कस हो रही हैं बल्कि इन मसाइल का जो है वो मसला भी बन रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये पॉडकास्ट करने के बाद मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे सारे फ्रोज़न आइटम सारा कुछ निकाल के मुझे होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो लानी पड़ेंगी और वो रखनी पड़ेंगी ताकि अपनी सेहत को बेहतर किया जाए। क्योंकि अगर जान है तो जहान है, सेहत तंदुरुस्ती इससे बड़ी वाकई कोई नेमत नहीं है। ये आप उन लोगों से पूछें जो सफ़र कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।